आर्नोल्ड क्लासिक, द सेकंड बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो इन द वर्ल्ड। कुछ लोग इसे मिनी ओलंपिया भी कहते हैं क्योंकि ये मोमेंटम सेट करता है आने वाले ओलंपिया के लिए। इस साल की बैटल और भी इंटेंस होने वाली है और जो भी इस बैटल को जीतेगा वो पूरे साल हाइप में रहेगा ओलंपिया तक। और आज हम बात करेंगे इसी शो के बारे में और इस शो को आप लाइव फ्री कैसे देख सकते हो ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, द आर्नोल्ड क्लासिक रिव्यू एंड प्रिडिक्शन। शुरुआत करते हैं ऐसी डिवीज़न से जहां पर मास और साइज़ की जगह पे डिटेल, कंडीशनिंग और स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लासिक फिजिक डिवीज़न के बारे में। इस डिवीज़न का रेनिंग चैंप है वेस्ली विजर, एक ऐसा एथलीट जो ओल्ड स्कूल एस्थेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट प्रपोर्शन, डिटेल्ड अपर बॉडी और स्टेज प्रेजेंस, द परफेक्ट गोल्डन एरा लुक। 2024 में वेस्ली विजर ने आर्नोल्ड क्लासिक और आर्नोल्ड क्लासिक यूके दोनों ही शो जीते और पूरे साल हाइप में थे। सबको लग रहा था जैसे वो सीबम को ही डिथ्रोन कर देंगे, बट हुआ उल्टा। वेस्ली प्लेस्ड 8th एट द ओलंपिया बिकॉज ही वॉज नॉट एट हिज बेस्ट। ना कंडीशनिंग अच्छी थी और ना ही लेग्स वहाँ पर थे जहाँ वो होते थे। उनके लेग्स वैसे ही वीक हैं और उस समय उनके लेग्स और ही छोटे लग रहे थे। और जिस चीज़ ने उन्हें दोनों आर्नोल्ड क्लासिक जिताए थे वो थी उनकी कंडीशनिंग और डिटेल, जो कि मिसिंग था इस साल के ओलंपिया में। और इसी वजह से वो प्लेस्ड हुए 8th और वो उस एथलीट से हार गए जिसे उन्होंने साल में 2 बार बीट करा था, माइकल डाबुल। When it comes to Michael Dabul, he is master of conditioning and he never comes off. He always bring bone dry conditioning on stage. Doesn't matter what the show is. अगर माइकल डाबुल ऑफ भी होते हैं तो भी वो स्टेज पर सबसे कंडीशन लगते हैं। बट उसी कंडीशनिंग की वजह से उनकी एक वीकनेस है जो कि है उनकी फ्लैट फिजिक। उनकी फिजिक में कोई भी पॉप नहीं है और ना ही कोई वाव फैक्टर। लेकिन जब भी वो स्टेज पर आते हैं तो वो 100% रेडी होते हैं। तो एक एथलीट है वेस्ली विजर जो कि अपनी कंडीशनिंग को और पीक को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है, और एक है माइकल दाबुल जो कि हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं अपनी पीक और कंडीशनिंग के साथ। 3 बार वेस्ली ने माइकल को बीट कर रखा है और माइकल ने 3 बार वेस्ली को बीट कर रखा है। दोनों भी बराबरी पे हैं। इस साल कौन जीतेगा? अगर वेस्ली विजर सेम ओलंपिया वाली फिजिक लेके आते हैं तो माइकल दाबुल विल बीट हिम अगेन। लेकिन अगर वेस्ली विजर 2024 आर्नोल्ड क्लासिक वाली कंडीशनिंग लेके आते हैं तो ही विल बीट माइकल दाबुल। बट वेस्ली के टाइटल का मेन थ्रेट माइकल है ही नहीं। उनका मेन थ्रेट है माइक द बैडेस्ट, माइक समरफील्ड। समरफील्ड के पास एक कंप्लीट फिजिक है, कोई भी वीक पोज नहीं, कोई मेजर इम्बैलेंस नहीं। उनके पास साइज भी है, शेप भी और फ्लो भी। अगर उनके फिजिक में कोई वीकनेस है तो वो है उनकी डिटेल्स, क्योंकि उन्होंने अभी नई नई मसल्स ऐड करी हैं तो उनकी मसल इतनी मैच्योर नहीं है कि उनमें फाइन डिटेल्स दिखें जैसे कि वेस्ली या माइकल दाबुल में दिखती है। क्रिटिक्स के बीच में एक डिबेट भी है कि माइक के पास एक क्लासिक लुक है या नहीं। कुछ लोगों के मुताबिक वेस्ली विजर के पास एक ज़्यादा क्लासिक और गोल्डन एरा लुक है, वहीं माइक के पास एक 212 बॉडी बिल्डर वाला लुक है। पर मेरे ओपिनियन में और जजेस के ओपिनियन में ही इज़ क्लासिक, क्योंकि अगर वो क्लासिक नहीं होते तो उन्होंने सीबम को चैलेंज ना किया होता। ही इज़ द ओनली कंपेटिटर जो कि सीबम के इतने क्लोज आए थे ओलंपिया में, एंड स्कोर कार्ड्स भी वही दिखाते हैं। वो पहले एथलीट हैं जिन्होंने सीबम को पुश करा है और काफ़ी जजेस के नज़रों में माइक समरफील्ड वाज फर्स्ट एंड ही इज़ मोस्ट कंप्लीट इन ऑल ऑफ द एथलीट्स कम्पीटिंग इन द आर्नोल्ड क्लासिक। और इसी वजह से वो फेवरेट भी हैं इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल के लिए। ज़रूरी नहीं कि टॉप 3 की बैटल यही हो, कुछ और एथलीट्स भी हैं जो कि टॉप 3 में से किसी को भी अपसेट कर सकते हैं और टॉप 3 में अपनी जगह बना सकते हैं। जिनमें से पहले एथलीट हैं मैथ्यू ग्रेगो। ही प्लेस्ड 10th एट द ओलंपिया। उनके पास फुल और राउंड मसल्स हैं। उनके फ्रंट पोज और साइड पोजेज भी बहुत अच्छे हैं। उनकी प्रॉब्लम है बस उनके बैक पोज। अगर वो अपना बैक पोज इम्प्रूव कर लेते हैं, जो कि उनकी अभी के अपडेट्स में उतने खास दिख नहीं रहा क्योंकि उन्होंने बैक डबल बाइसेप पोज हिट नहीं करा है। उन्होंने जितनी भी अपडेट्स डाली हैं उसमें वो या तो बैक रिलैक्स्ड पोज में खड़े हैं या फिर वो बैक लेट्स स्प्रेड कर रहे हैं। उन्होंने बैक डबल बाइसेप हिट करते हुए कोई भी पोज नहीं डाली और ज़्यादातर अपडेट्स में उन्होंने अपनी बैक शो भी नहीं करी है।
अगर वो कंडीशनड आते हैं और अपनी बैक इम्प्रूव करके आते हैं तो ही विल बी अ कंटेंडर फॉर टॉप 3, क्योंकि उनके फ्रंट पोज और साइड पोज में इतनी वीकनेस नहीं है, वो बहुत अच्छे पोजेज हैं और वो टॉप 3 के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी उनको बैक पोज में ही, अगर वो इम्प्रूवड है तो ही कैन क्रैक टॉप 3। एक और एथलीट भी इस शो में कम्पीट कर रहा है जो कि क्लासिक फिजिक का फ्यूचर माना जाता था कुछ सालों पहले तक। 2021 में उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में बेस्ट पोजर का अवार्ड जीता था और कुछ लोगों के लिए वो एथलीट थे जो कि सीबम को चैलेंज करेंगे, पर बाकी सारे एथलीट्स आए और सीबम को चैलेंज करके चले भी गए। सीबम रिटायर भी हो गए, पर वो एथलीट अभी भी वहीं पर है। मैं बात कर रहा हूँ लोगन फ्रैंकलिन की। ओलंपिया 2024 में वो 13th प्लेस हुए, पर अभी की अपडेट्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि जो अपडेट्स में शो हो रहा होता है वो कभी भी स्टेज पर ट्रांसलेट नहीं कर पाते। अगर वो यही फिजिक स्टेज पर शो कर देते हैं तो ही कैन क्रैक टॉप 5। ही हैज़ द स्ट्रक्चर, साइज एंड ऑल्सो पोजिंग टू बी इन द टॉप 5। पर प्रॉब्लम आती है उनके पीक और कंडीशनिंग पर। अगर वो इस बार वो नेल कर लेते हैं तो ही कैन क्लाइंब हायर। तो अब सवाल है, मेरी प्रेडिक्शन क्या है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो को लेकर क्लासिक फिजिक डिवीज़न में। नंबर 3 पर मैंने रखा है माइकल डाबुल को। माइकल डाबुल को नंबर 3 पर रखने का कारण था उनके पास कंडीशनिंग भी है, वो पीक भी बहुत अच्छी हिट करते हैं और उनकी फिजिक में डिटेल्स भी है। पर प्रॉब्लम आती है उनके अंदर कोई भी वाव फैक्टर नहीं है और उनके फिजिक में वो पॉप नहीं है। उनकी फिजिक पूरी फ्लैट दिखती है और इसकी वजह से वो इससे ऊपर तो प्लेस नहीं हो पाएंगे जब तक कि ऊपर जो 2 एथलीट्स हैं उनमें से कोई एक ऑफ आ जाता है। नंबर 2 पर मैंने रखा है वेस्ली विजर को। वेस्ली विजर के पास स्ट्रक्चर भी है, एस्थेटिक्स भी है, कंडीशनिंग भी है और डिटेल्स भी है। प्रॉब्लम है उनके लेग्स में और वो इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होने वाले, और जब तक वो अपने लेग्स इम्प्रूव नहीं कर लेते तब तक भले ही उनके पास कितनी भी गोल्डन लुक हो, गोल्डन एरा लुक हो, वो इससे ऊपर प्लेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नंबर 1 पर है माइक समरफील्ड। और माइक समरफील्ड जो एथलीट सीबम को चैलेंज कर सकता है, जिसे सब अनटचेबल मानते थे कि इनको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, उसको अगर कोई एथलीट चैलेंज कर सकता है तो आई डोंट थिंक वेस्ली इज़ बीटिंग हिम अनटिल कि वो अपने लेग्स बहुत इंप्रूव करके आ जाए या फिर माइक बिल्कुल ही ऑफ आ जाए। और उनके अपडेट्स को देखते हुए ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो ऑफ आ रहे हैं। अब ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया हो तो चलते हैं कुछ हैवी पे। मैं बात कर रहा हूँ मास मास्टर डिवीज़न की, सॉरी आई मीन एस्थेटिक मास मास्टर डिवीज़न की। लास्ट ईयर के दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक को जीतने वाले रेनिंग चैंप हार्डी चुपान इस साल किसी भी आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं कर रहे और इसलिए टाइटल खुला हुआ है, कोई भी आओ जीत के ले जाओ। पर सवाल ये है जीतेगा कौन? फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंग्सफोर्ड, या फिर मोनालिसा ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड्रयू जैक्ट, या फिर रेनिंग ओलंपिया चैंप सैमसन दाओदा। डेरिक लंग्सफोर्ड इस शो में इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वो हार्डी का पाथ फॉलो करना चाहते हैं। हार्डी भी जब अपना ओलंपिया टाइटल हारे थे तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में उतरे थे और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। पर क्या डेरिक ये कर पाएंगे? डेरिक के स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्मॉल वेस्ट और वाइड शोल्डर्स और उनके बैक पोज। पर उसके अलावा बाकी सब उनकी वीकनेस है। उनकी चेस्ट में कोई भी डिटेल्स नहीं दिखती, उनके आर्म्स में कोई डिटेल्स नहीं दिखती और उनके क्वाड्स भी बहुत छोटे हैं। उनके रीसेंट अपडेट्स को देखें तो उनके क्वाड्स इम्प्रूव्ड लग रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग भी बेटर लग रही है और उनके जो पोजेस थे जो पहले वीक थे, जैसे कि साइड चेस्ट और फ्रंट डबल बाइसेप, उनके लेग्स की वजह से, और उनका पोज एब्स एंड थाई और साइड ट्राइसेप, ये इम्प्रूव तो लग रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनके अपडेट्स में तो वो इम्प्रूव लग रहे होते हैं, पर जैसे वो स्टेज पे जाते हैं वो सारी इम्प्रूवमेंट्स गायब हो जाती हैं। बट अगर जो अपडेट्स हैं वो स्टेज पे ट्रांसलेट भी हो जाती हैं तो क्या ये काफ़ी होंगी सैमसन को डिथ्रोन करने के लिए? क्योंकि सैमसन से पहले उन्हें एंड्रयू जैक्ट से कम्पीट करना होगा। अगर डेरिक अपना ओलंपिया वाला ही लुक लेके आते हैं और एंड्रयू जैक्ट अपने टेक्सास प्रो वाला लुक लेके आते हैं तो इन माय ओपिनियन एंड्रयू जैक्ट विल सरपास डेरिक लंग्सफोर्ड। क्योंकि जो डेरिक की वीकनेस है वो एंड्रयू जैक्ट की स्ट्रेंथ है। एंड्रयू के पास एक टॉलर फ्रेम है, डिटेल्ड फ्रंट पोज है, उनके फ्रंट पोज के आसपास भी कोई नहीं सकता, उनके क्वाड्स भी बड़े हैं, उनकी बैक पोज उतनी डोमिनेंट तो नहीं है जितनी कि डेरिक की है, पर वो उतनी वीक भी नहीं है। एंड्रयू जैक्ट की वीकनेस है पीक करने में उनकी इनकंसिस्टेंसी,
और उनके साइड पोजेस। अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो ओलंपिया के अलावा उन्होंने सारे शोज़ में पीक करा है, तो ये मानते हुए मैं ये गैस कर रहा हूँ कि वो इस साल भी आर्नोल्ड क्लासिक में पीक हिट करेंगे। बट कैन दे dethrone a 5'11", 300 pound aesthetic mass monster, the Nigerian lion Samson Dauda? In my opinion, no way, until and unless वो कोई बहुत स्टूपिड चीज़ कर दें और वो बिल्कुल ही ऑफ आ जाए, क्योंकि सैमसन के पास कोई भी वीक पोज नहीं है। उनका कोई वीक पोज है भी तो वो है एब्स एंड थाई, वो भी उनके बाकी पोज के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके बाकी पोज बहुत डोमिनेंट हैं। रिसेंट अपडेट को देखते हुए तो यही लग रहा है कि उन्होंने ओलंपिया से भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और उनका साइड पोज तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे जा चुका है। और वी ऑल कैन एग्री कि जब से उन्होंने मिलोस को छोड़ा है उन्होंने अपनी एक बार भी पीक मिस नहीं करी है, चाहे वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में हो या फिर फ्रांस प्रो में हो या फिर ओलंपिया में हो। बट हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि जजिस की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, क्योंकि ओलंपिया में 2 एथलीट्स थे जो कि शॉर्ट हाइट के थे, हार्डी और डेरेक, और सैमसन वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम। इसीलिए वो एक साल तो 3rd प्लेस हुए थे और सीधा एक साल 1st प्लेस हो गए। इस साल एंड्रयू और सैमसन टॉलर एथलीट होंगे और डेरेक इज़ शॉर्टर एंड ही विल लुक डिफरेंट फ्रॉम बोथ। तो या तो वो 3rd प्लेस हो जाएंगे या फिर वो बिल्कुल ही हो सकता है कि दोनों को ही बीट करके 1st प्लेस हो जाए। पर ये जजिस प्रेफरेंस की बात है और अब तक जो प्रेफरेंस है वो टॉलर एथलीट्स को ही प्रेफर कर रही है। कुछ और एथलीट्स हैं जिनको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। पहले हैं कार्लोस थॉमस जूनियर। दिस इज सेकंड प्रो शो। पहला प्रो शो था उनका टेक्सास प्रो, जहाँ पर वो हंटर और एंड्रू जैक के साथ कम्पीट कर रहे थे और वहाँ पे वो 3rd प्लेस हुए थे इन दोनों के पीछे। वो एक शॉर्टर बॉडी बिल्डर है, पर उनके फ्रेम पे जो मसल है वो बिल्कुल बिग रैमी से रिसेंबल करती है। उनके कॉर्ड्स तो सच में बिग रैमी जैसे ही हैं। उनकी प्रॉब्लम है उनकी कंडीशनिंग और उनके बैक पोज। उन्होंने बैक पोज तो अब तक कोई भी अपडेट दिखाया नहीं है, पर अगर वो कंडीशनिंग नेल करके आते हैं और उनकी बॉडी डिटेल्स शो करती है तो ही कैन बी इन टॉप 6 आई थिंक। डजेंट मैटर वेयर दिस गाय प्लेस, बट ही इज़ वर्थ वॉचिंग। बात कर लेते हैं मेरी टॉप 3 प्रेडिक्शन की। 3rd पे रखा है मैंने एंड्रू जैक को, अगर वो सेम लुक लेके आते हैं अपना टेक्सास प्रो वाला, और या फिर वो उससे इम्प्रूवड होके आते हैं। 2nd पर मैंने रखा है डेरिक लंग्सफोर्ड को, अगर वो ओलंपिया से इम्प्रूवड आते हैं, अगर वो अपना सिमिलर लुक भी लेके आ जाते हैं 2023 के ओलंपिया वाला, तो भी वो 2nd पे प्लेस हो जाएंगे। 1st पर मैंने रखा है नन अदर देन रेनिंग ओलंपिया चैम्प सैमसन दाऊदा को, अनटिल एंड अनलेस ही इज़ ऑन। अगर वो बिल्कुल ही कुछ स्टूपिड करके और ऑफ आ जाते हैं या फिर एंड्रू जैक या डेरिक बिल्कुल ही शॉक कर दें, कुछ बहुत ही अलग हो जाए, तब तो वो बीट हो जाएंगे या फिर जजिस की प्रेफरेंस ही चेंज हो जाए। पर जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती और वो ऑन आते हैं या फिर सेम लुक लेके भी आ जाते हैं जो कि वो ओलंपिया में लेके आए थे, तो नो वन इज़ बीटिंग हिम। कुछ ज़्यादा ही न्यूडिटी हो गई, कुछ कपड़े पहन लें। बॉड शॉर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ मेंस फिजिक के बारे में। Probably the most popular division in India. This year's Arnold Classic is shaping up to be a war. The top contenders, Erin Banks and Ali Bilal. लास्ट ईयर अली बिलाल ने सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने एरिन बैंक्स को बीट किया और वो 2nd प्लेस हुए और एरिन चले गए 3rd प्लेस पर। अली बिलाल का सबसे बड़ा वेपन है उनका फ्रंट पोज, उनकी रेजर शार्प कंडीशनिंग, एन एस्थेटिक एक्स फ्रेम एंड आर्गुएबली द बेस्ट कोर इन होल मेंस फिजिक। जब अली बिलाल अपना फ्रंट पोज हिट कर रहे हो, आप अपनी नज़रें उस फ्रंट पोज से हटा ही नहीं सकते। एक तो वो परफेक्ट कोर और उनकी एक वो चार्मिंग स्माइल, यू कांट लुक अवे फ्रॉम हिम। यू कैन इवन आर्ग्यू कि जो उनका फ्रंट पोज है वो अभी मेंस फिजिक में बेस्ट फ्रंट पोज है, बट एज सुन एज ही टर्न्स बैक देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि अली बिलाल की सबसे बड़ी वीकनेस है उनका बैक पोज, एक वाइड वेस्ट, एक शॉर्ट स्ट्रेचर और लैक ऑफ मसल मास। इन तीनों ही चीज़ों की वजह से उनका बैक पोज ओलंपिया में टॉप 3 में सबसे वीक लग रहा था। यही जो अली बिलाल की वीकनेस है, वहीं पे एरिन बैंक्स की स्ट्रेंथ स्टार्ट होती है। एरिन बैंक्स के पास मेंस फिजिक में सबसे डोमिनेंट बैक पोज है। अ फॉर्मर ओलंपिया एंड 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैम्प, एरिन बैंक्स की स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रक्चर और उनका बैक पोज। हिज स्ट्रेंथ, हिज विड्थ, डेंसिटी और डिटेल, ये तीनों ही अनमैच्ड हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, वी ऑल कैन एग्री कि एरिन अपने बेस्ट पर नहीं थे पिछले साल ओलंपिया पे, पर अली अपने बेस्ट पर थे।
अली बिलाल हमेशा अपनी पीक हिट करते हैं, और एरिन बैंक्स भगवान भरोसे। तो क्या अली बिलाल फिर से एरिन बैंक्स को बीट कर देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बात कर लेते हैं एक और एथलीट के बारे में जिसे सब लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं। किंग चैंप ऑफ आर्नोल्ड क्लासिक, द ब्राज़ीलियन मेंस फिजिक स्टार डिएगो मोंटेनेग्रो। उनके पास परफेक्ट शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है और वो बहुत कंप्लीट भी हैं अपने फ्रंट और बैक पोज में। उनकी मेन प्रॉब्लम आती है उनके कोर में। इट हैज़ नो डिटेल एंड पॉप लाइक एरिन और अली बिलाल। बट अगर वो अपनी आर्नोल्ड क्लासिक 2023 वाली कंडीशनिंग लेके आते हैं जहाँ पर उन्हें एरिन बैंक्स ने बीट करा था, उस टाइम उनके एब्स में डिटेल्स भी दिख रही थी। अगर वो अपनी वो फिजिक लेके आते हैं, ही कैन बी अ थ्रेट टू। तो चलते हैं अपनी प्रेडिक्शन पे, टॉप 3 प्रेडिक्शन। तो थर्ड पर मैंने रखा है डिएगो मोंटेनेग्रो को, बिकॉज डिएगो का फ्रंट पोज अली के फ्रंट पोज को बीट नहीं कर सकता और ना ही एरिन के फ्रंट पोज को। उनका बैक भी इतना सुपीरियर नहीं है कि वो अली के बैक को बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट कर पाए या फिर एरिन के बैक को बीट कर पाए। सेकंड पर मैंने रखा है अली बिलाल को। अब ये बोलने के बाद मुझे बहुत हेट मिलने वाली है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन अली बिलाल के ही हैं। लेट मी एक्सप्लेन। एरिन वॉज नॉट एट हिज बेस्ट इन ओलंपिया, बट अली बिलाल वॉज एट हिज बेस्ट। हम जो रिसेंट अपडेट देख पा रहे हैं, एरिन बैंक्स ने अपने अपर चेस्ट को इम्प्रूव करा है, अपने कोर को और टाइट करा है और उनकी वेस्ट अब स्मॉल लग रही है, उनके शोल्डर भी ग्रो हुए हैं। तो जो मार्जिन था अली बिलाल के फ्रंट पोज में और एरिन बैंक्स के फ्रंट पोज में, अब वो उतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि एरिन बैंक्स के पास स्ट्रक्चर है और हाइट भी है। बट जो बैक पोज में डिफरेंस था वो अभी भी उतना ही है। हिज बैक इज़ एट हिज प्राइम, इफ़ नॉट इट्स इवन बेटर। और अली बिलाल के ऊपर एरिन को हाइट का एडवांटेज मिलेगा, मसल बेलीज का एडवांटेज मिलेगा और उनकी बैक का एडवांटेज मिलेगा। एंड इवन हिज स्ट्रक्चर इज सुपीरियर देन अली बिलाल। सो अकॉर्डिंग टू मी जो उनके फ्रंट पोज में डिफरेंस होगा वो उतना नहीं होगा जितना एरिन अपने बैक पोज में बना देंगे। और इसलिए आई हैव अली एट सेकेंड एंड एरिन बैंक्स एट फर्स्ट। ये तब की बात है अगर दोनों अपने 100% पे होते हैं, लेकिन जैसा हमें पता है एरिन बैंक्स बहुत सालों से अपने 100% पर आ ही नहीं रहे। अगर ऐसा होता है और वो अपने प्रीवियस लुक को लेके आ जाते हैं जैसा वो 2024 के ओलंपिया में थे, तो अली विल श्योरली बीट हिम। आई एम मेकिंग दिस प्रेडिक्शन अज्यूमिंग दे बोथ आर एट 100%, तब एरिन बैंक्स विल बीट अली बिलाल। आर्नोल्ड क्लासिक इज नॉट जस्ट अनदर बॉडी बिल्डिंग शो। ये शो डिसाइड करेगा ओलंपिया 2025 का रोड मैप। जो भी इन 3 डिवीजनों में जीतेगा, ही विल बी ऑन द हाइप एंड द फ्रंट रनर टू विन द ओलंपिया 2025। आर्नोल्ड क्लासिक को आप लाइव देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक से। गो एंड रजिस्टर नाउ एंड वॉच योर सेल्फ हु विल लूज एंड हु विल राइज एज अ चैम्पियन।